A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you already know from the previous few classes, we will continuously revise all the chapters of your economics class 12. So basically you have the many problem related to the numerical questions chapters from the income determination and multiplier as well as the national income. So we have done many kind of different numerical questions on your blackboard as well as in the online classes, but still student have facing the same problem. So but now from the last class we have started the depreciation and the appreciation of the domestic currency, as well as we have studied the instruments of the monetary policy. Okay, so in today's class also we are going to study the depreciation and the appreciation of the domestic currency, depreciation of the domestic currency and depreciation of the domestic currency and appreciation of the foreign currency, appreciation of the domestic currency or depreciation of the foreign currency. Okay, so in today's class we are going to study and first of all deal with the what is the depreciation of the domestic currency as well as what are the appreciation of the domestic currency. Okay, so we will start with the, it's too much wet. We will start with the depreciation of domestic currency. ठीक है, depreciation of the domestic currency. So depreciation of the domestic currency, first of all we should know what is foreign exchange rate. So foreign exchange rate is the rate at which the currency of the domestic currency is converted into the foreign currency. कि किस रेट पे जो डोमेस्टिक करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया है इंडियन रुपीस, तो किस रेट पे इंडियन रुपीस क्या है फॉरेन के वहाँ की करेंसी के साथ कन्वर्ट हो रही है. मतलब अब अगर अपना कितना रुपया दे रहे हैं तो हमको उनके कितने रुपीस के इक्वल हमें क्वांटिटी मिल रही है. जैसे अगर हमको देना है, हम दे रहे हैं 50 रुपीज़, तो अगर हमने 50 रुपीज़ दिया तो उसके रिटर्न में हमको कितने का सामान मिल रहा है, तो उसका कुछ तो इक्वल होगा. कि हम ऐसा तो है नहीं कि हम बस ऐसे ही करते चले जाएंगे कि हमें कोई रेट का पता नहीं है कि हमें कैसे एक्सचेंज करना है, वो रेट भी हमको नहीं पता है. यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, फाइनल करना पड़ेगा या डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर ये $1 हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो $1.50 में होगा, $1.60 के इक्वल होगा या $1.70 के इक्वल. तो ये डिटरमाइन करना ही इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि जिस रेट पे कोई भी डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी के साथ आपकी किस रेट पे डिटरमाइन हो रहा है कि $1 या 50 रुपीज़ कितने डॉलर के इक्वल है, तो हम इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है. ये जो रेट होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये डिटरमाइन कौन करता है, मतलब ये कौन बोलेगा कि $1.50 रुपीज़ होगा कि $1.60 रुपीज़ होगा और $1.70 रुपीज़ होगा. ये सारा डिटरमाइन होता है बाय दी 3 इसके टाइप्स है. पहला है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सेकंड है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड द थर्ड वन इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, देखिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट दैट रेट जिसमें क्या होता है, ये जो कन्वर्जन होगा कि जो रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट,
इसमें कौन है, इसमें गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि $1.50 होगा, $1.60 होगा, $1.70 होगा। ठीक है, इसमें क्या है, दो टाइप के होते हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड पे बेस्ड होता है और ब्रेटन वुड पे। ठीक है, अब गोल्ड स्टैंडर्ड पे बेसिकली होता है कि जितनी भी करेंसी है, किसी भी कंट्री की करेंसी है, सबसे पहले हम उसको गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं तब हम कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं। वही आपका जब हम लोग ब्रेटन वुड पे जाते हैं तो उसमें ये है कि सबसे पहले जो सारी करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी या फॉरेन करेंसी, सारी करेंसी क्या होती है, US डॉलर में कन्वर्ट होती है। मतलब अमेरिका की जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर है ना, USD जो बोलते हैं, तो वो US डॉलर में कन्वर्ट होती है, फिर उसके बाद उसको कॉइन में या गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये होता है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट, द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये रेट होता है वो डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। जो भी मार्केट फोर्सेस है आपके, क्या क्या मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ये रेट डिटरमाइन होता है कि कितनी डिमांड है कोई भी करेंसी की और कितनी उसकी सप्लाई हो रही है। तो वहाँ पे ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कि कोई भी $1.50 होगा, $1.60 होगा, $1.70 होगा, इट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, कि फॉरेन करेंसी की कितनी डिमांड है और कितनी उनकी सप्लाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये रेट डिसाइड होता है। थर्ड होता है आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग को बेसिकली हम लोग हाइब्रिड भी कहते हैं। हाइब्रिड इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ फिक्स्ड एंड द फ्लेक्सिबल। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसको कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, इसको हाइब्रिड भी बोलते हैं। इसमें ये होता है कि सबसे पहले जो भी मार्केट फोर्सेस, मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे ये बेस्ड होता है कि पहले मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितना रेट होगा, कितना रेट होगा, किसके हिसाब से वो चेंज होगा, या कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मतलब मार्केट फोर्सेस के कंट्रोल में नहीं होता, मतलब वो डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि कितना रेट होना चाहिए, तब ये इसमें तब जाके गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और इंटरप्शन होता है। देन गवर्नमेंट विल डिसाइड। अब गवर्नमेंट में मनी से रिलेटेड काम कौन करता है, किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिटरमाइन करेगी कि वो रेट कितना होगा। तो थ्री टाइप्स के हो गए, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड दी मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो इंडिया में क्या है, कौन सा प्रीवेलेंट है, इंडिया में आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, प्रीवेलेंट है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज। इसके कॉजेज क्या हैं, या एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है। देखिए, अब हमेशा ये जो रेट है ये $1 = 60 ये डिटरमाइन हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो है $1.60 वो एकदम फिक्सेशन है कि ये, इसमें भी क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। $1 आपका 55 भी हो सकता है और $1.70 भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर $1.55 हो जाता है, इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, और जब $1.70 हो जाता है इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी का मतलब है व्हेन देयर इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी। जब क्या होता है, जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की वो क्या कर जाती है, फॉल कर जाती है। मतलब परचेजिंग पावर क्या है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब पहले क्या था, गवर्नमेंट ने या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट $1 = 60 डिटरमाइन किया था कि अगर हमको सामान चाहिए ₹60 हम देंगे तो उनका $1 का हमें सामान मिलेगा। बट डेप्रिसिएशन होने की वजह से $1.70 हो गया। तो मतलब अब हमें पहले ₹60 का ही क्या था,
हमारी 60 रुपीज़ का ही क्या था, $1 का सामान मिल जाता था। अब हमको क्या है, हमको 70 रुपीज़ देना पड़ा है, तब हमको $1 का गुड्स मिल रहा है वहाँ से। तो ये होता है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। वही सेम थिंग है आपका एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन इसका जस्ट ऑपोजिट है। एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या होता है कि when there is rise in the value of the domestic currency with respect to the foreign currency, मतलब फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में जो हमारी जो वैल्यू है मनी की, वो क्या कर गई है, वो राइज कर गई है। पहले क्या था, $1 इक्वल टू 60 रुपीज था, अब क्या है $1 इक्वल टू 50 रुपीज। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले हम 60 रुपीज दे रहे थे, तब हमको $1 का सामान मिल रहा था। अब हमको हमारी जो वैल्यू है मनी की वो राइज कर गई, मतलब वही सामान, वही गुड्स हमको अमेरिका से फिक्स्ड 50 रुपीज देने पे ही सामान मिल जा रहा है, पहले हमको 60 रुपीज दे के वो सामान मिल रहा था। तो ये होता है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एंड द एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। अब हम इसके देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ द डेप्रिसिएशन एंड द appreciation with the help of the diagrams. चलिए देखिए क्या है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, देखिए अभी जब क्या है हमारी इंडिया की करेंसी के साथ हम बात करते हैं US डॉलर की, तो देखिए परचेजिंग पावर डिपेंड करती है कि या हमारी मनी की जो वैल्यू है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि हम अपना कंपैरिजन या हम अपनी जो यूएस की जो वैल्यू है वो हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें। तो जो भी हमारी जो वैल्यू है वो क्या होती है, फॉरेन कंट्री के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, वो रेट डिसाइड होता है। ठीक है, कि हम अगर $1 है तो हम कितना रुपीस देंगे, क्योंकि परचेजिंग पावर एंड द वैल्यू ऑफ मनी क्या करती है, मैटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि जो भी डोमेस्टिक करेंसी मतलब समझ जाइए इंडिया की रुपीस की बात करें, और एप्रिसिएशन वर्ड से क्या समझ जाइए, इंक्रीज करना, डेप्रिसिएशन डिक्रीज करना। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड द एप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी, मतलब डॉलर की वैल्यू, डॉलर क्या हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है, और जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। अब उसके साथ ये मत कंफ्यूज हो जाइए कि $1 कम हो जाएगा या $1 60 था तो अब वो कम हो जाएगा, नहीं, उसकी वैल्यू, उसकी पावर, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना 11th में भी कि कोई भी मनी की कितनी पावर है, तो उसकी पावर क्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू, एक्सचेंज रेट तो इंक्रीज होगा, मतलब पहले हम $1 में 70 मतलब हम अगर हमको $1 का सामान चाहिए था, हम 70 रुपीज दे रहे थे, अब क्या है $1 में हमें 80 रुपीज देना पड़ा है, मतलब हमारी जो इंडिया की जो रुपीज है उसकी पावर क्या है वो कम हो गई है। वैल्यू तो इंक्रीज ही करेगी, जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा, बट जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ ए करेंसी रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू, मतलब समझ रहे हैं कि परचेजिंग पावर किसकी, डोमेस्टिक करेंसी की, वो डिक्रीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। मतलब पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम कम रुपीज में ही क्या कर रहे थे, ज्यादा सामान खरीद ले रहे थे, मतलब अगर हम अनदर करेंसी के साथ उसको कंपैरेटिवली पढ़ रहे थे, मतलब स्टडी कर रहे थे, तो हम क्या देख रहे थे, हमारी जो वैल्यू है मनी की वो ज्यादा थी, बट अब जो हमारी करेंसी, अब जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा अब परचेजिंग पावर है कि हम कितना उस रुपीज में कितना कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं, तो अनदर करेंसी के कंपैरिजन में हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो वैल्यू क्या हो गई है, फॉल कर गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जो भी डोमेस्टिक करेंसी उसकी वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई है इन टर्म्स ऑफ दी अनदर करेंसी के टर्म्स में हम बात करते हैं, तो हमारी जो कंट्री की जो हमारा डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है। सो इट अकर्स व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द डोमेस्टिक करेंसी प्राइस, ये तब होता है जब
क्या होता है कि डोमेस्टिक जो करेंसी प्राइस है वो क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है। मतलब एक्सचेंज रेट क्या हो गया है, हमारा एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर गया है टू बाय अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, कि कोई भी फॉरेन करेंसी को बाय करने के लिए हमारी जो हमारा बेसिकली क्या है, डोमेस्टिक करेंसी प्राइस है, जो प्राइस है हमारी वैल्यू, जो प्राइस है करेंसी की, वो क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई है, कि हम लोग कोई फॉरेन करेंसी के प्रोडक्ट को या फॉरेन करेंसी को क्या करें, परचेज करें। तो इफ प्राइस ऑफ $1 राइजेस फ्रॉम 60 to 70, कह रहा है कि अगर हम अगर हम क्या करते हैं, हम $1, पहले $1 क्या था, 60 रुपीज था, ठीक है, अब क्या हो गया है, $1 70 रुपीज हो गया है। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की डेप्रिसिएशन हो गई है। कैसे, अभी देखिए कि पहले क्या था, हम लोग क्या कर रहे थे, 60 रुपीज दे रहे थे और हमको यूएस के साथ हम क्या कर रहे थे, अपना ट्रेड कर रहे थे। तो हम 60 रुपीज दे रहे थे, यूएस हमको क्या कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट हमें क्या कर रहा था, ₹1 का सामान दे रहा था। तो हमारी जो वैल्यू थी करेंसी की, जो परचेजिंग पावर थी, वो अच्छी थी। बट अब हमको क्या करना पड़ा है, हमको 70 रुपया देना पड़ा है, मतलब 70 रुपीज देना पड़ा है। 10 रुपीज का जो डिफरेंस है वो हमारा ये क्या बता रहा है कि अब हमारा जो मनी का वैल्यू है, जो हमारी मनी का जो पावर है, वो क्या हो गया है, कम हो गया है इन कंपैरिजन टू अनदर करेंसी। इंडिया का क्या है, वैल्यू क्या है मनी की, वो कम हो गई है एज कंपैरिजन टू यूएस डॉलर, ठीक है। यही होता है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। मतलब डोमेस्टिक करेंसी के लिए डेप्रिसिएशन हो गया। बट अगर आप ये सोचो, अगर आप ये यूएस डॉलर अमेरिका के पर्सपेक्टिव में सोचो, तो क्या कि वो पहले $1 क्या करी थी, $1 का पहले उन लोग से 60 रुपीज, $1 का वो सामान दी। अब क्या है, उसको ये 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि पहले उसको $1 में 60 रुपीज का सामान दे रही थी, 60 रुपीज मिल रहा था, अब उसको $1 में 70 रुपीज। मतलब अगर हम यूएस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये उसके पर्सपेक्टिव से क्या है, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बट अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे, डोमेस्टिक करेंसी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो ये हमारे लिए लॉस हो रहा है। तभी डेप्रिसिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का और एप्रिसिएशन हो रहा है फॉरेन करेंसी का। पहले उनको 60 रुपीज का सामान मिल रहा था $1 में, अब उनको 70 रुपीज का सामान मिल रहा है $1 में। तो उनके लिए 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और हमारे लिए 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या कह रहा है, सो दिस इज द करेंसी डेप्रिसिएशन फॉर द डोमेस्टिक कंट्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया। सो अ राइज इन एक्सचेंज रेट इम्प्लाइज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। अब आप समझ गए कि जैसे ही एक्सचेंज रेट पहले क्या था, $1.60 था, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया, $1.70 रुपीज हो गया। यही हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन। अब कह रहा है, नेक्स्ट है कॉजेस फॉर राइज इन द एक्सचेंज रेट। क्या ऐसे कॉजेस हैं, किसकी वजह से एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। ये जो एक्सचेंज रेट 60 से 70 हुआ, उसका मेन कॉजेस क्या है, तो उसके सबसे बड़े मेन 2 कॉजेस क्या हैं, इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। जो भी फॉरेन एक्सचेंज है, जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो फॉरेन करेंसी का, उसकी डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई है। ये फर्स्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सेकेंड है आपका डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जब जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो कम हो गई है और डिमांड क्या हो गया है फॉरेन एक्सचेंज का, इंक्रीज कर गया। सो in that condition there is possibility of the depreciation of the domestic currency। यही उसके causes हैं। क्या, पहला क्या है, डिमांड इंक्रीज हो गई है फॉरेन एक्सचेंज की, और डिमांड इंक्रीज हो गई फॉरेन एक्सचेंज की, और सप्लाई क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो अगर पूछता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको एक ऐसी कोई भी इकोनॉमी की सिचुएशन बता देगा। इंडियन इकोनॉमी ऐसी सिचुएशन है जो वैल्यूज है वहां की डॉलर की या इंडियन करेंसी की, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है एंड द वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रहा है और उसका जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सप्लेन दिस सिचुएशन विद द डायग्राम। आपको अब समझना पड़ेगा कि ये कह क्या रहा है, क्योंकि अब आपको स्टेटमेंट की तरह क्वेश्चन आएंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, ऐसे कंडीशन पे आपको क्या करना है, ये सब चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या है, ऐसी क्वेश्चन आएंगे कि इंक्रीज इन डिमांड फॉर दी फॉरेन एक्सचेंज, तब आपको डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी में आपको पहले बताना पड़ेगा यस दिस इज द सिचुएशन ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एंड द एप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी। फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। फिर आप इसका एक एग्जाम्पल दोगे कि पहले सिचुएशन था व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस फ्रॉम द 60 to 70, so this is called the depreciation of the domestic currency, and the causes for this situation or this aspect is two, that is increase in demand for the foreign exchange and the decrease in the supply of foreign exchange. फिर आपको इसका डायग्राम बनाओगे, इसको एक्सप्लेन करोगे, इसका डायग्राम बनाओगे, इसको एक्सप्लेन करोगे, तब आपका जाके आंसर पूरा होगा। ठीक है, अब ये ऐसे तरीका होता है आंसर लिखने का। अब हम पढ़ते हैं पहला इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। अब हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे ले लिया क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, एक्सचेंज रेट दे रहा है। इसका ऑब्जर्वेशन कह रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, जैसे ही डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है, आपको पता है ये सारे डायग्राम तो कोई नया नहीं है, जैसे ही आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां से शिफ्ट होगा, जैसे डिमांड इंक्रीज होगा तो कर्व किधर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड और द लेफ्टवर्ड। डिमांड इंक्रीज होगा तो कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो डिमांड हमारा जैसे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड, तो कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा पॉइंट E to E1। सो द DD कर्व शिफ्ट टू द राइट। जो DD कर्व है हमारा, ओके, जो DD कर्व है वो शिफ्ट होगा D1 पे। ठीक है, फिर कह रहा है न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 इज अचीव्ड। अब इसके बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हुआ है फ्रॉम पॉइंट E to E1, नया पॉइंट हमको इक्विलिब्रियम का मिला। सो इट शोज द राइज इन एक्सचेंज रेट फ्रॉम OR to OR1। ये क्या शो कर रहा है कि आपका एक्सचेंज रेट OR से OR1 हो गया है। देखिए यही चीज था ना जो हम लोग पढ़ रहे थे कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में क्या हो रहा है, एक्सचेंज रेट हाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो आपका क्या है कि अब क्या है, एक्सचेंज रेट आपका जो है वो क्या है, OR से OR1 इंक्रीज हो रहा है एंड इट शोज द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यही शो कर रहा है कि आपका जो क्या है, डेप्रिसिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, ये समझ में आ गया। आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इंक्रीज इन डिमांड का सिंपल सा मतलब है कि कर्व आपका क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे ही कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो आपको न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा एंड एक्सचेंज रेट पहले आपका OR था तो एक्सचेंज रेट आपका क्या हो जाएगा, OR1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिक्रीज इन दी सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जैसे ही आपका डिक्रीज होता है सप्लाई में तो कर्व किधर शिफ्ट होता है, राइटवर्ड और दी लेफ्टवर्ड। कर्व हमारा शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट था, जैसे हमारा क्या था, OR हमारा क्या था, एक्सचेंज रेट था, यही सेम चीज है, एक्सचेंज रेट एंड द क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो आपका क्या था, पहले जैसे ही आपका क्या हुआ, सप्लाई डिक्रीज हुआ तो कर्व हमारा किधर शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड होगा। फ्रॉम SS to वेट अ मिनट, फ्रॉम SS to S1 कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा फ्रॉम E to E1, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल गया। और अब आपका जो एक्सचेंज रेट था वो OR से OR1 इंक्रीज हो गया। सो दिस सिचुएशन इज द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बस आपको यही इस पूरे डायग्राम में एक्सप्लेन करना है कि यही सिचुएशन क्या बता रहा है कि हमारा जो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का, कि जैसे ही सप्लाई हमारी डिक्रीज हुई तो कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे ही कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो आपका जो भी एक्सचेंज रेट इतना था वो एक्सचेंज रेट इतना बढ़ जाएगा। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इंक्रीज होगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होगा फ्रॉम पॉइंट E to E1 एंड दिस सिचुएशन इज फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। यही है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ओके, नेक्स्ट एक टॉपिक है आपका, इसी का ही है, इसके बाद ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा।
नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कह रहा है कि चलिए इसी डायग्राम के साथ ही बताते हैं। ये कह रहा है इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन द फॉरेन ट्रेड, कि जब आपका डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन होने पे फॉरेन ट्रेड पे क्या असर पड़ेगा। फॉरेन ट्रेड का मतलब हुआ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा। कुछ तो असर पड़ेगा ना। एक्सचेंज रेट जैसी जब इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो कुछ तो असर पड़ेगा, कि वैसे ही हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहें। जब ज्यादा कॉस्टलियर हो जाएगा, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो हमको कम कुछ करना पड़ेगा ना इंडिया के पर्सपेक्टिव में। बट अगर हम यूएस में देखेंगे तो यूएस के लिए तो वो तो प्रॉफिट हो रहा है, तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और हमारे लिए क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, अभी इसको पढ़ते हैं। कह रहा है इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन डोमेस्टिक करेंसी। हम डोमेस्टिक करेंसी के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, ऑन फॉरेन ट्रेड। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो पहला कंडीशन है इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी मींस अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की, वो फॉल हो रही है। मींस $1 जो हमको 60 मिल रहा था, अब $1.70 में करना पड़ रहा है। सो इट मीन्स दैट $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर द मोर रुपीज, कि $1 से क्या है, अब $1 के साथ अब ज्यादा गुड्स क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट किसको ज्यादा हो रहा है ना। तो इट मीन्स $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर द मोर रुपीज। $1 से हम ज्यादा रुपीज को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। So it implies that with the same $1 more goods can be purchased from the India, कि इससे क्या होगा कि उसी सेम डॉलर से क्या होगा कि अब ज्यादा से ज्यादा गुड्स को परचेज किया जाएगा इंडिया से। क्योंकि पहले जो अमेरिका था, अमेरिका के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो $1 में पहले 60 रुपीज का सामान ले रहा था। अब क्या हो गया, उसी ₹1 में ही वो ज्यादा मनी को क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है। जब उसको लगेगा कि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो ज्यादा गुड्स क्या होंगे, इंडिया से जाएंगे, ज्यादा गुड्स क्या है, इंडिया से परचेज होंगे। सो इट इंप्लाइज दैट विद द सेम $1, उसी $1 से मोर गुड्स कैन परचेज, ज्यादा गुड्स क्या होंगे, परचेज होंगे फ्रॉम दी इंडिया। सो इट मीन्स दैट इंपोर्ट बाय यूएसए, अब इंपोर्ट किसके, इंपोर्ट यूएसए के लिए वो इंपोर्ट होगा और हमारे लिए वो एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, सो इट मीन्स दैट इंपोर्ट बाय यूएसए विल इंक्रीज। जैसे ही इससे क्या होगा कि जो इंपोर्ट होगा यूएसए का, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और द डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी विल इनकरेज एक्सपोर्ट। और जो डेप्रिसिएशन होने का मतलब है कि एक्सपोर्ट को और ज्यादा इंकरेज करेगा, क्योंकि अमेरिका को तो इससे प्रॉफिट होगा, तो वो तो क्या करेगा, ज्यादा इंकरेज होगा कि हम ज्यादा क्या करें, गुड्स को परचेज करें। तो इस कंडीशन पे एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव में क्या होगा, एक्सपोर्ट आपका इनकरेज होगा। इनकरेज इसलिए होगा क्योंकि जो यूएसए है वो ज्यादा गुड्स को इंपोर्ट कराएगा इंडिया से। नेक्स्ट है आपका इसका इम्पैक्ट ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्या इसका असर होगा। एक्सपोर्ट का मतलब हमारी कंट्री से जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इनकरेज होगा, क्योंकि यूएसए क्या कर रहा है, उसको प्रॉफिटेबल कंडीशन है, उसको $1 में अब ज्यादा का सामान मिल रहा है, तो वो एक्सपोर्ट क्या होगा, इनकरेज होगा। इंपोर्ट की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब $1 अब राइज हो रहा है फ्रॉम 160 to 70। इट मीन्स दैट $1 विल बी एक्सचेंज फॉर द मोर रुपीज। जो $1 है वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ज्यादा रुपीज से। It implies that more of the domestic currency is required to buy goods worth $1। इसका मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी का अब ज्यादा रुपया चाहिए। पहले हम 60 रुपीज में ही कॉमोडिटी को परचेज कर ले रहे थे, बट अब हमें 70 रुपीज चाहिए $1 के ही सामान को खरीदने के लिए। सो इट मीन्स दैट इम्पोर्ट फ्रॉम
यूएसए हैव बिकम कॉस्टलियर। अब हम इंपोर्ट अगर यूएसए से करते हैं तो हमारे लिए कॉस्टलियर हो गया, क्योंकि पहले हम 60 रुपीज दे रहे थे तो हमको $1 का सामान मिल रहा था, अब हमको 70 रुपीज देना पड़ा है तब $1 का सामान देना पड़ा। तो इंपोर्ट अगर हम यूएसए से कर रहे हैं, अपनी कंट्री में भेज रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया, कॉस्टलियर हो गया। देयरफॉर इंपोर्ट विल डिक्रीज, इंपोर्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम सोचेंगे नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए सामान, इतना महंगा है हम नहीं ले सकते, तो इंपोर्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, करेंसी का डेप्रिसिएशन क्या कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है इंपोर्ट। तो इस कंडीशन पे इंपोर्ट क्या होगा आपका, डिस्करेज होगा। ठीक है, तो अगर हम अपनी पर्सपेक्टिव से पढ़े, एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट यूएसए के पास क्या होगा, इंकरेज होगा, और इंपोर्ट हम अपनी कंट्री में क्या है वो कंबाइन आएंगे, तो इंपोर्ट डिस्करेज होगा। तो ये है आपका पूरा डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एंड द एप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एंड द डेप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी। ओके, थैंक यू।